करण जी। नमस्कार साथियों। मैं मोहम्मद सारिम और आप सभी का स्वागत है जीवन शैली की खास पेशकश सफलता की कहानी के एपिसोड नंबर 3 में। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे विराट और प्रेरक व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकारा बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। अल्प आयु में ही रीढ़ की हड्डी की चोट ने उन्हें चलने फिरने की स्वतंत्रता भले ही छीन ली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो न केवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जूझ रहे लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और पीयर काउंसलर हैं, बल्कि देश विदेश की अनेक संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में कुसुम स्पाइन एंड न्यूरो रिहैब सेंटर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। द स्पाइनल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रहे, एशियन स्पाइनल कॉर्ड नेटवर्क और इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य रहे और दिव्यांगजनों की लैंगिकता और अधिकारों के क्षेत्र में एक प्रमुख आवाज रहे। उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन स्पाइनल कॉर्ड फेडरेशन जैसे मंचों पर आमंत्रित किया गया। साथ ही IBN 7 सुपर आइडियल अवार्ड समेत कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। उनकी आत्मकथा यादों का सफरनामा, जो 8 मार्च 2015 को लोकार्पित हुई, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। तो आइए बिना किसी देर के इस शेर के साथ स्वागत करते हैं शिवजीत सिंह राघव जी का और सुनते हैं उस शख्सियत को जिनका जीवन स्वयं एक आंदोलन है। मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके घर उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी शेर के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ शिवजीत सर का, वो आए और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। अ, मोहम्मद सलीम भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मेरे बारे में इतने शब्द बोले हैं, इतनी तारीफ की है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सुन के बड़ा अच्छा साधुवाद लगता है कि भाई जिंदगी में कुछ कर पाया। और यही मेरी शुक्र। इच्छा है कि लोग भी जो है वो अ, इसी तरह से जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करें और एक मुकाम तक पहुंचे। देखिए, अगर मैं अपने साथियों से बात कहूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चोट लगने के बाद जीवन को किस से आप लेते हैं। एक हम मैं हमेशा जो लोग मुझसे परिचित हैं, जो मुझसे मिले हुए हैं, अ, और जो लोग मुझे वैसे पहचानते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हो तो आप उसको, अपने उद्देश्य को पाने के लिए तमाम अ, कोशिशें करते हो, रास्ते निकालते हो कि क्या उपाय मैं करूं कि इस मंजिल को पा सकूं। उधर दूसरी तरफ अगर आप ये मान के हार के बैठ जाते हैं कि अब जिंदगी में कुछ कर पाना मुश्किल है, मैं व्हीलचेयर पे हूं, लोग मुझे कैसे देखेंगे, कैसे मैं कहीं आ जा पाऊंगा, यानी जब आप बहाने निकालने लगते हो, तमाम तरह के आप ये बताने लगते हो कि भाई ये काम क्यों संभव नहीं है, तब फिर आप कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहला तो ये है कि ये मानना कि जिंदगी में कुछ आपको गोल्स बनाने हैं, आपको अपने जिंदगी में उद्देश्य बनाना है कि मुझे एक सफल जीवन तमाम जो चैलेंजेस हैं उसके बावजूद जीना है। और देखिए, आज मैं आप लोगों से एक बहुत खास बात कहना चाहता हूं। मैंने अपनी यादों की सफरनामा, जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें भी एक बात लिखी है कि अगर आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हो
खुश रहना चाहते हो तो आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचो कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इस ध्येय को, इस उद्देश्य को लेकर जिंदगी में बढ़ेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि रास्ते बनते चले जाएं। जब आप दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा के साथ काम करते हो तो अपने आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। एक समय पर जब मुझे चोट लगी थी तो मैं थोड़े दिन शायद मैं कुछ परेशान सा रहा, लेकिन बहुत लंबा मैंने, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, एमएससी कर रहे थे और बास्केटबॉल के कैप्टन थे, अचानक आपको 21 साल की उम्र पे चोट लग गई तो बड़ी आपको दिमागी परेशानी रही होगी। अरे मैं सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि शुरू से मेरे पिताजी का मुझ पे बड़ा वो था, उनसे मुझे बड़े अच्छे संस्कार और वो मिले थे और वो बहुत ही एक, यानी अपनी अ, हद से ज्यादा, अपनी उससे ज्यादा लोगों की अ, सेवा और मदद में अपना जीवन लगाते थे और मैंने भी सीखा। तो जब भी मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट था तो मेरी एक कोशिश रहती थी कि कोई जो भी मेरे वहां साथ एडमिट है या दूसरे लोग हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह उनके काम आ सकता हूँ। और इस वजह से हॉस्पिटल के रहने के दौरान भी मैं काफी पॉपुलर आदमी था, लोगों के बीच में मेरी बड़ी अच्छी एक इमेज बनी, लोगों ने मुझे बड़ा सराहा, मेरा बड़ा साथ दिया। आप ये लगाइए कि व्हीलचेयर पे बैठे हुए मुझे कई कई किलोमीटर वो लोग धक्का देके घुमाने ले जाते थे, केवल इसी बात से क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता था। मैं स्विमिंग करने जाता था तो 5-7 साथी एक साथ मेरे साथ स्विमिंग करने चल पड़ते थे। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप जिंदगी में ये ध्येय बना लो, जैसे आपने ये जीवन शैली का ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये यही बात है कि आप लोग दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो तीसरा एपिसोड है, आप लोग कई एपिसोड तक जाओगे और बहुत अच्छा काम कर पाओगे। आज जैसा आपने कहा कि मैंने एक सफल जिंदगी जो जी थैंक यू है, सर। वो उसके बारे में आप लोगों से, वेलकम भाई, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो मैं अगली स्लाइड चेंज करना चाहूंगा, शेयर कर दें और मेरी स्लाइड्स दिखाएं। राहुल भाई आप प्लीज। अच्छा, देखिए मैं अगर, जैसा मैंने कहा कि मैं ये मेरी जिंदगी रही है कि भाई मैं कहाँ था, कहाँ पहुंचा और कैसे एक सफल जिंदगी मैंने जी है। आप मेरे स्लाइड के बिल्कुल आखिर में अगर एक लाइन देखेंगे कि लाइफ एंड्स आफ्टर पैरालिसिस, बहुत लोगों का ये मानना है कि जिंदगी, जब आप व्हीलचेयर पे या इस तरह की कोई आघात आपको पहुंचता है उसके बाद जिंदगी रुक सी जाती है या खत्म सी हो जाती है। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, और ये आप देखेंगे कि आखिर में आप, मैंने जो कहा है वो आप समझ पाएंगे कि वाकई ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान एक सफल जिंदगी और एक बहुत, जैसा मैंने कहा, दूसरों के काम भी आए और अपना जीवन भी बहुत सफल पूर्वक जी सके, ऐसा संभव है। नेक्स्ट, चेंज। देखिए मैंने अपने जो जिंदगी का पूरा वो है, जर्नी है, उसको इन भागों में बांटा है कि व्हाट आई वॉज, मैं क्या था, मेरे क्या सपने थे, क्या चोट लगी, उसके बाद क्या मेरा इलाज और रिहेबिलिटेशन मुझे प्राप्त हुआ, क्या काम मैंने किए और मैंने कौन सी एक्टिविटीज या वो सब करी, मेरी कहानी और मेरी जिंदगी। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये पिक्चर देखें तो आपको भी अपना बचपन याद आएगा। तो ये मेरी अ, 5वीं 6ठी की पहली पिक्चर है, फिर 8वीं की है, फिर बीएससी के दिनों की है, और बीच में मेरे माता पिता हैं जिनका मेरे ऊपर बहुत ही, जस्ट क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर परिवार का साथ आपको ना मिले तो बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ पाना। और वही राहें, हालांकि बढ़ उसके बावजूद भी पाते हैं लोग, लेकिन अगर वो परिवार का साथ मिल जाए तो वो रास्ता बहुत सुगम और आसान हो जाता है।
नेक्स्ट। ये आप देख रहे हैं कि तमाम कॉलेज की लाइफ है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ा हूं मेरे साथियों के साथ। अभी शायद आप लोगों ने मेरे फेसबुक पे देखा होगा कि जो पहले फोटो में मेरे सारे साथी हैं, करीब 2 हफ्ते पहले ये सारे साथी 50 साल के बाद हम लोग फिर अपने स्कूल में इकट्ठे हुए। ये सारे साथी मौजूद थे जो मेरे साथ तस्वीर में हैं। और हम लोगों ने जो अभी के जो बच्चे हैं 12th क्लास के 11th क्लास के, उनके साथ पूरा दिन बिताया, उनके साथ उनकी जो भी समस्याएं थी या जो भी उनको चैलेंजेस नजर आते थे उन पे बात की। और काफी बहुत अच्छा रहा। यानी कहने का कि जिंदगी, अगर आप ये सोच लो कि अगर 50 साल भी बाद भी मेरे क्लासमेट, मेरे साथी सहपाठी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात अपने आप में है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई हमको चोट लगने के बाद कौन हमको हमारे साथ भी नहीं रहेगा, कोई हमारा साथ भी नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वाकई आगे बढ़ते हैं और कुछ कर जिंदगी में करते हैं तो सब आपका साथ देंगे, सब आपके साथ जुड़े रहेंगे। बल्कि उनको गर्व महसूस होता है कि उनका एक साथी तमाम चैलेंजेस के बाद भी किस कदर आगे बढ़ रहा है। और वो उनको ये गर्व महसूस होता है कि भाई हम लोगों का भी नाम जो है वो हमारा साथी कर रहा है। ये तमाम उस वक्त के हैं होली खेलते हुए, बास्केटबॉल की टीम है, ये तमाम फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये भी तमाम उन दिनों को देख रहे, आप देख रहे हैं क्रिकेट के खिलाड़ी के रूप में तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस वक्त जो जब मुझे चोट लगी, करीब ये 80 दशक की बात है। उससे पहले बीएससी और वो उसके दौरान तमाम तरह के बाल, लंबे बालों का समय था, अलग तरह के चश्मे थे। तब वो सब जिंदगी मैंने खूब बखूबी देखी है। नेक्स्ट प्लीज। ये तमाम देखिए खिलाड़ी, मैं यानी आप ये लगा लीजिए कि स्कूल कॉलेज की कोई ऐसी टीम होगी जिसमें मैं नहीं खेलता था। हॉकी हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी मुख्य, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, सारे खेलों। देखिए जो एक खिलाड़ी होता है उसकी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत काम आती है जिंदगी में। वो कभी हार नहीं मानता। और देखिए जिंदगी में जैसा कहते हैं कि हार जीत लगी रहती है। कभी कहीं किसी मुश्किल अ, घड़ी में अगर आप पीछे भी रह जाते हैं तो भी आपको ये हौसला होता है कि कुछ दिन बाद फिर मैं आगे निकल आऊंगा। तो ये स्पोर्ट्स के खिलाड़ी की सी स्पिरिट हम लोगों के अंदर होनी चाहिए कि जैसे एक खिलाड़ी जो है वो कभी कितने गेम खेलता है, कभी हारता है, कभी जीतता है, लेकिन जीवन भर वो आगे बढ़ता चला जाता है। आप चाहे सचिन तेंदुलकर को देखें, आजकल कोहली को देखें, शर्मा को देखें, तमाम क्षेत्रों में आप तमाम खिलाड़ियों को देखें, किस तरह से वो उनके जीवन में ऊंच नीच आया, कभी कभी वो फॉर्म में नहीं रहे, बड़े लोगों की उल्टी बातें सुननी पड़ी, लेकिन वो अपने ध्येय में लगे रहे और फिर वो दोबारा एक बार सितारे की तरह चमके। तो अपने जीवन में ये आप ध्यान रखें कि ऊंच नीच, सुख दुख, ये सब आएंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं। अपनी आत्मा को कमजोर नहीं होने देना। अपने जो आपका स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, उसको बनाए रखना है। और आप अगर उस पे काबिज रहेंगे तो बिल्कुल आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, किसी भी आम व्यक्ति की तरह, नागरिक की तरह, साथी की तरह। नेक्स्ट। तो ये तमाम सपने थे कि भाई मैं, मेरा सपना ये था कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूंगा, तमाम तरह के अफसर बनूंगा, तमाम चीज, तमाम सपने थे। लेकिन ये चोट लगी। आप देख रहे हैं कि मेरा इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान भी आप देखो तमाम साथियों से मैंने दोस्ती की और तमाम जगहों पे जाना हुआ। आप देख रहे हैं कि एक उसमें 3 व्हीलचेयर यूजर है, हम लोग एक ही वार्ड में एडमिट थे, तो मैंने सबको बाहर निकालना शुरू किया। हम लोग बाजार जाते थे, बाग बगीचों में जाते थे, जिससे कि शुरुआत से ही जीवन को हम लोगों ने उसमें लिया कि भाई बैठना नहीं। अब देखिए यहाँ कई लोग ये सोचेंगे कि शायद भाई मेरे बहुत अच्छे घर से था, बड़ा पैसा था मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं। यानी एक बिल्कुल आम परिवार सा है। अ, थोड़ा सा आप कह सकते हो पिताजी फौज में थे तो थोड़ा सा बेहतर वो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई बहुत बड़े परिवार से था या कोई मैं करोड़पति लखपति आदमी उससे था। कि बात ये थी कि मैंने जीवन में ये ठान लिया था कि आगे बढ़ना है।
और लोगों के काम आना है। और उसका बीज जो है मैंने अपनी चोट के पहले साल में ही डाल दिया था, और वो भली भांति आगे बन के पेड़ बन के पूरा बना, फल लगे, और सबने उस मेरे जो भी मुझे आता था, जो मैंने बांटा अपनों, वो एक तरह से फल मैंने अपने पेड़ के बांटे और लोगों तक वो बातें पहुंचाई, सबके जीवन में जो भी बदलाव ला सकता था कोशिश की। और अनेक मंचों पे, जैसा मोहम्मद सलीम ने कहा, मैंने तमाम जो है वो अपने देश का, अपना, सबका नाम ऊंचा किया, अपने साथियों का नाम ऊंचा। नेक्स्ट। देखिए, ये मेरे ट्रीटमेंट और रहने के दौरान है। आप देख सकते हैं कि मैं तमाम जगह आता जाता रहा। स्विमिंग पूल में भी आप देखिए मेरे साथ कितने साथी। आप विश्वास करेंगे कि 5-7 साथी, कोई सिंगापुर का पेशेंट था, कोई बिहार से पेशेंट था, ये सब मेरे साथ जाते थे। ये आईएम में, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसके कैडेट्स थे जिनको ट्रेनिंग के दौरान चोटें लगी, और वो मेरे साथ जाते थे और मुझे स्विमिंग में मदद करते थे। एक आप देख रहे हैं, मैं मसूरी में खड़ा हूँ, ये सारे फॉरेस्ट ऑफिसर है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के तमाम। यानी मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पुराने दोस्त, सहपाठी, क्लासमेट तो थे ही थे, आगे भी जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त बनाता रहा। और वो दोस्त इसीलिए बन पाए क्योंकि मेरे जो जज्बा था आगे बढ़ने का, समाज में निकलने का, सबसे मिलने का, मैंने कभी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। मैं कहाँ, कौन कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है, ये सब बातें नगण्य है। हम लोग इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं कि कोई हमको व्हील चेयर पे देख रहा है, हमको कैसे देख रहा है। वो उनका सिरदर्द है, वो कैसे देख रहे हैं वो जाने। हम अपने को कैसे देख रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आप अपने अंदर से मजबूत हैं और आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की नजरों से, किसी की बातों से, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएंगे। बल्कि मैं तो ये करता हूँ कि जो इस तरह से मुझे देखते हैं या कुछ मुझे पे दया भाव दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हीं को वहां बात करके ऐसा शर्मिंदगी सी महसूस करा देता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं कि आपकी जिंदगी कोई बहुत बड़ी है, इन दो पैरों पे चलना ही तो है। और देखिए, मैं आपसे एक उदाहरण दूं। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो एक लेफ्टिनेंट साहब एडमिट थे, उनके पैर में चोट लगी थी और सबसे दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन ये प्लान बना कि सब लोग मिलके पिक्चर देखने जाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, चलेंगे। तो जब वो पिक्चर पे जाने का वक्त आया, उस वक्त जब वो मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला यार, वो एकदम से थोड़ा सा चुप से हो गए। मैंने कहा भाई क्यों? ऐसा करो कि आप पैदल पहुंचो हॉल, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तो वो मेरी बात समझ गए। मैंने कहा भाई, इन पैरों का उपयोग इतना ही है, आप एक जगह पैदल जा सकते हो, मैं अगर से वो नहीं कर सकता तो मैं अपनी गाड़ी से पहुंच जाऊंगा। बात है मंजिल तक पहुंचना। हम महज ये मान के चल पड़े कि अब हमारे पैर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप, व्हीलचेयर है, तमाम रास्ते हैं, आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो आज के जमाने में, और कुछ भी कर सकते हो। ये, जब आपकी सोच इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाती है, तो फिर आगे आप नहीं सोच पाते। तो आप इन चीजों को, जो भी, जैसे मैंने कहा कि जब आप एक उद्देश्य बनाते हो, तो फिर उपाय बनाते हो कि भाई इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, और तमाम फिर वो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जब आप एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, तमाम उपाय आपके जहन में आने लगते हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये एक बहुत, आप लोगों ने जगह जगह पढ़ा होगा, इसको 90-10 प्रिंसिपल कहते हैं। यानी 100 में 90 और 10 का जो एक वो है। देखिए, 10% चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जिनके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, वो हमारे वश में नहीं। यानी जैसे हमको चोट लगना हुआ, और या पर कुछ भी होता है, किसी की दुकान जल जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का बच्चा गुजर जाता है, किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं। लेकिन ये, जैसा मैंने कहा कि जिंदगी का केवल 10% हिस्सा है। आप बहुत अगर नेगेटिवली सोचते हैं तो 20% कर लीजिए, 30%। लेकिन असली है जो बाकी 70 से 90% आपके हाथ में बचा हुआ। आप अपनी जिंदगी को कैसे उस आगे बढ़ाते हैं, वो मुख्य बात है, और वो आपके हाथ में। कोई भी एक परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, मैंने नीचे लिखा है, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउट।
कोई भी इवेंट है, कोई भी एक, उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप उसमें अपना काम करते हैं, कैसे उसमें आगे बढ़ते हैं, उससे ये फर्क पड़ेगा कि आप क्या पाएंगे जिंदगी में। अगर इवेंट वही है, रिस्पॉन्स अगर कम ज्यादा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसी हिसाब से आपको नतीजे मिलेंगे। इसलिए हमेशा ये रखिए कि आप एक इवेंट यानी एक गोल है, और हमको उस पर आगे बढ़ने का रास्ता बढ़िया तरीके से तय करना है, जिससे कि आउटकम जो उसका हमको फल मिलने वाला है वो बहुत अच्छा रिवॉर्ड को प्राप्त। नेक्स्ट। देखिए कि ये बहुत अच्छी बात मैंने डाली है, आप लोगों के काम आएगी। इकोनॉमिक्स डिफाइंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज द कॉस्ट यू हैव टू पे फॉर। यानी एक जो आपको मौका मिला है, वो अगर आपने छोड़ दिया, जिंदगी हार मान के बैठ गए, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो आपको उसकी जो कीमत है, वो आपको पूरी उम्र चुकानी पड़, यानी पूरी जिंदगी भर वो जो आपने मौका खो दिया, उसकी कसक आपको पूरी उम्र रही। तमाम मौके हम लोग को जिंदगी में मिलते हैं, और हम लोग कई बार डर से, चिंता से उसको छोड़ देते हैं, और फिर पूरी उम्र ये सोचते रहते हैं कि यार ये बहुत बड़ी गलती। तो जब भी मौका मिलता है, उसको आप पूरा पूरा उसका फायदा उठाइए, और बिल्कुल आगे बढ़ के इस मौके को एनकैश करिए। नेक्स्ट प्लीज। ये आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं अपने काम में एक बतौर काउंसलर के, तो पीयर काउंसलर के तो मैंने काम किया ही है, और खास तौर पे जो अ, यौन संबंध और लैंगिक जीवन है, उसके बारे में तो बहुत साथियों को गाइड किया है। ब्लैडर मैनेजमेंट को लेके, बावल मैनेजमेंट को लेके, प्रेशर सोर्स, यानी तमाम की जिंदगी में क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या तमाम यात्राएं मैंने की, कैसे कहीं आना जाना है, तमाम चीजें, मतलब जो मैंने अपने जॉब में रहते हुए, यानी मैंने करीब 27 साल इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में काम किया, और उस दौरान पता नहीं कहाँ कहाँ किस, यानी 25 देश घूमे, हर जगह कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, बोला, वहां बोलने भी जाता था, टॉक्स भी देता था, सीखने को मिलता था। और उन सबको मैंने अपनी आत्मकथा में, और अभी मैंने एक किताब लिखी है, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। आप साथियों को बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने चारों, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पूरे किए, अमरनाथ की यात्रा की, वैष्णो देवी, यानी और उसको एक किताब का रूप दिया, जो एजुकेशन यानी एचआरडी मिनिस्ट्री ने उसको नेशनल बुक के थ्रू छापा है। और आप, मुझे अभी पिछले हफ्ते पता लगा कि उसकी अभी तक 3000 कॉपियां जो हैं वो बिक चुकी हैं या वितरित हो चुकी हैं, और अब अगली 4000, मतलब 1000, 3000 से 4000 वाली 1000 कॉपियां छापी गई। यानी आप अगर कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जीवन में आपको मौका नहीं मिलेगा, लोग उसको सराहेंगे नहीं और पसंद नहीं करेंगे। और काफी लोगों ने वो किताब पढ़ी है, और कई साथी मुझे फोन करते हैं कि भाई मुझे फलानी जगह जाना है, तो क्या क्या मुश्किल आएंगी, आप थोड़ा सा हमको गाइड कर दीजिए, और मैं तमाम उन साथियों की वो करता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये 2-3 चीजें हैं, बहुत अच्छी तरह आप इनको समझिए। सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। देखिए, आप खुद की जरूर इज्जत कीजिए। आप अगर खुद की इज्जत करेंगे, तभी आप दूसरों की इज्जत कर पाएंगे, और आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो आपको खुद भी इज्जत मिलेगी। क्योंकि जैसा कहा जाता है, जो आप, न्यूटन की तीसरी लॉ है कि जो आप देते हैं वही आपको लौट के मिलता है। और सबसे पहले सबसे जरूरी है कि आप अपनी खुद की इज्जत और रिस्पेक्ट करना ना भूलें, और उसके बाद दूसरों की रिस्पेक्ट करना कभी ना भूलें। और देखिए, जो भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, वो आप, उसके लिए आप अपनी जिम्मेवारी को वो अपने ऊपर लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ अच्छा काम किया तो मैंने किया, और कुछ बुरा हो गया तो वो किसी दूसरे ने या परमात्मा ने या किसी ऊपर वाले ने किया। ये नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी भी आप हमेशा, कि देखिए, हर उस इंसिडेंट से, हर घटना से
आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आप कामयाब नहीं होते, कुछ किसी वजह से कुछ ऐसा होता है, लेकिन उस घटना से आप सीख पाते हैं कि भाई क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से ये मामला, क्योंकि अगर आप उसको अच्छी तरह सोचेंगे बैठकर, तो आपको वो पता लग जाएगी कि कहाँ मुझसे गलती हुई या क्या मेरी सोच में फर्क रहा। तो वो थोड़ा सा आप करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपनी जॉब दौरान मेरी कोशिश ही रहती थी कि अकेले में बात करूं, परिवार से बात करूं, सब लोगों के साथ, जिससे कि शुरू से ही लोगों का आपस में मिलना जुलना हो सके और लोगों के अंदर से वो जो थोड़ी सी शर्मिंदगी है या थोड़ी सी परेशानी है, वो सब दूर हो, लोग आप एक दूसरे से बात करना शुरू करें। आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल में ये होता है कि अगल बगल बेड पे दो लोग एडमिट रहते हैं और आपस में बात नहीं करते, सब डरे डरे से और उस तरह से रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए और मैं इसको हमेशा दूर करने की कोशिश की। दो परिवारों को एक साथ बैठाया, कई परिवारों और उनके बच्चों के साथ एक साथ बैठ, और तमाम जगह एक फोटो जो आप बिल्कुल बाएं नीचे देख रहे हैं, ये फोटो मेरी जापान में है। वहां भी मुझे बुलाया गया था काउंसलिंग सिखाने के लिए, कुछ लोगों को काउंसिल करने के लिए। तो मैंने बड़ी मेहनत से अपने काम को सीखा और तभी मैं एक अच्छा काम कर पाया। लेकिन इरादा क्योंकि हमेशा दूसरों की मदद का रहा, तो वो मुझे हमेशा हौसला और हिम्मत देता रहा कि जिंदगी में सब कुछ संभव है। नेक्स्ट। देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा मंत्र है। स्ट्रेस यानी आदमी जो दिमागी तौर पे परेशान होता है, कोई भी प्रेशर प्रेशर आप पे, कोई भी दबाव है किसी भी परिस्थिति का, और नीचे है रेजिलियंस, यानी आप कितने धैर्य के साथ उस उस परिस्थिति में उसमें डटते हैं, वो ये डिसाइड करता है कि आपको कितनी परेशानी दिमागी तौर पे पहुंचेगी। अगर आप बिल्कुल धैर्य के साथ अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप हंसी खुशी बिल्कुल मुस्कुराते हुए उस सिचुएशन में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप धैर्य खो देते हैं और चिंता होने लगती है, तो फिर आपके ऊपर मानसिक संतुलन आपका बहुत बिगड़ जाता है और फिर आगे आप बढ़ पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि धैर्य जो है वो कुंजी है। और देखिए, मैं मोहम्मद शरीफ ने तो एक शेर पढ़ा ही था, यहाँ मैं एक शेर पढ़ दूं कि एक राह पे एक राह पे चलने वाले ने मंजिल को पा लिया, एक राह पे चलने वाले ने मंजिल को पा लिया, और राहें बदलने वालों की राहों में कट गई, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। हम लोग कभी ये सोचते कि आज ये कर लें, कल वो कर लें, ऐसा नहीं। अपने ध्येय बनाएं, अपना एक गोल बनाएं और उसी के आसपास जुड़ी हुई चीजों को करते हुए चले जाएं, तो जरूर आप जो है अपने मकसद में कामयाब रहेंगे, हमेशा कामयाब रहेंगे। नेक्स्ट। ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं, चाहे वो अ, अब्दुल कलाम आजाद साहब रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, ये फोटो प्रणब मुखर्जी की है जब वो प्रेसिडेंट थे, सोनिया गांधी हैं, सबसे मैं मुलाकात, ऐसा नहीं कि मैं खास तौर पे कहीं किसी से मुलाकात करने गया, कहीं ना कहीं राह में वो मिलता रहा और लोग मुझे उस तरह से उनसे मिलवाते थे कि भाई इस लड़के ने या इस शख्स ने ऐसा काम किया है और ये इस तरह का बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। तो मुझे कभी इस तरह से नहीं कि मैं किसी के पास मिलने गया कि भाई मुझे कोई काम था या वो था, हर जगह मुझे मिलवाया गया और मेरी जो उपलब्धियां थी उनके उस पे मुझे उन लोगों से मिलवाया गया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोगों ने इस चीज को सराहा। और एक अच्छा ये होता है कि भाई इन सब चीजों से दूसरों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। एक ये स्लाइड और बीच में है, जरा इसको भी भाई साइलेंट कर दें, कौन जो है बीच में बेचारा थोड़ा परेशानी है। अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये भी जो, सॉरी, इससे पहले की स्लाइड, ये भी मैं आपसे, देखिए, सेल्फ एस्टीम यानी अपना स्वाभिमान बहुत बहुत जरूरी है। ईगो अहंकार है, लेकिन स्वाभिमान और अहंकार के बीच में बहुत
पतला रास्ता होता है, बड़ी धार है। यानी आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। सेल्फ रेस्पेक्ट, मैंने पहले कहा कि अपना खुद का अपने लिए जो है वो आप अपने को आदर करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और यू आर यूनिक। देखो, ये एक बात मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ। हम लोग जिंदगी में अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं कि यार वो इतना पैसे वाला हो गया, या वो इतने इतने आराम से, उसने कुछ नहीं किया। ये कभी नहीं करना चाहिए। हमारी लड़ाई खुद से है। यू आर यूनिक। देखिए, आप अपने आप में अलग है, दूसरा अलग है, मैं अलग हूं, मेरा अपना। आपसे उसका कोई मुकाबला नहीं है, उससे आपको कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं। जिंदगी में ये होना चाहिए कि मैं आज जहां हूं, कल और परसों मैं उससे बेहतर। ये अपने को बेहतर बनाने का वो है, दूसरे से की बेहतरी से जलने का या उससे किसी तरह का वो करने का अ, वो नहीं है। आप अपने आज कहाँ हैं और कल कहाँ है और परसों कहाँ है और उससे आगे कहाँ होंगे, वो आपको सोचना है और उस पे बढ़ना है, ना कि दूसरों से आपको। अब मैं क्वाड्रिप्लीजिक हूँ और मैं किसी पैराप्लीजिक जैसे सोचूं कि यार इसके तो हाथ ठीक है, तो ये तो वो है, तो मैं इसी चीज में खोया रहूंगा। जब मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं। कई लोग मुझे मतलब मैं पैराप्लीजिया को भी ये कह देता हूँ कि भाई मेरी तरह आप काम नहीं कर पाते। जो मैंने जिंदगी में किया वो आप दो हाथ चलते हुए नहीं कर पाए। तो आप अपने को किसी से कमतर मत आंकें और दूसरे से कोई तुलना ना करें। अपनी जिंदगी को किस तरह से आप दिन से हर दिन आगे बढ़ाते हैं, वो आपका उद्देश्य जिंदगी में होना चाहिए। और देखिए, मोटिवेटेड जो आदमी अंदर से, जिसके अंदर ये पैशन होता है, ये भावना होती है कि उसे आगे बढ़ना है, वो डेडलाइंस बनाता है कि भाई मुझे इतने दिन में ये काम पूरा करना है। और जो आदमी डेडलाइंस बना के एक समय निर्धारण करके काम करता है, वो उन चीजों को बेहतर कर पाता है। बशर्ते कि यार जैसा होगा वैसा देख लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो वो फिर इसी में गुम रहता है कि जब जो कुछ आए तब देख लेंगे। उस तरह से नहीं बैठना। आपने अपने को, जैसा मैंने कहा कि आज मैं कहाँ हूँ और कल मुझे कहाँ जाना है, वो डेडलाइन बनानी है और उसको समय के अनुसार काम करना है कि इतने दिनों में मुझे ये अचीव कर लेना। जैसे आप रिहेबिलिटेशन के दौरान व्हील चेयर स्किल सीखते हो, तो आपको ये मालूम कि व्हील चेयर स्किल मुझे इस एक हफ्ते में, ये बेसिक व्हील चेयर स्किल्स, और अगले एक हफ्ते में एडवांस व्हील चेयर स्किल्स पूरी कर लेनी है। ये नहीं है कि आज मैंने थोड़ा सा सीख लिया, फिर यार फिर देखेंगे, अभी आज मूड नहीं कर रहा। ये नहीं होना चाहिए। आपको जिंदगी में बढ़ना है तो मोटिवेटेड रहना है और डेडलाइंस बनानी है कि इतने दिनों में इस काम को अंजाम दे देना। नेक्स्ट प्लीज। ये तमाम आप देख रहे हैं कि मैं हर जगह जाता हूँ, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को एड्रेस करना हो, कोई और कुछ कार्यक्रम हो, तमाम जगह जाता हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देखिए, मैं अ, ये जो पहला फोटो है, ये मियामी यूनिवर्सिटी है, यूएसए की। वहां मैं एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए गया था। और आप देखिए, वहां 7 मंजिल की रिसर्च सेंटर है और हर मंजिल पे एक अलग रिसर्च हो रही है। एक मंजिल स्टेम सेल्स की है, एक मंजिल वो आजकल जो आपके ये आरजीओ वगैरह आते हैं, जो आप पहन के चलने की कोशिश करते हैं। एक मंजिल पे केवल सेक्सुअलिटी को लेके जो मैं ट्रेनिंग करने गया था एक हफ्ते की, वो है। यानी इतना डेडिकेटेडली काम हो रहा है। उससे नीचे जो फोटोग्राफ है, वो मेरा डब्ल्यूएचओ में, जो विश्व स्वास्थ्य संस्थान है, वहां पे मुझे जो टॉक देने के लिए बुलाया गया था, वहां का फोटो है। एक और फोटो जो बोर्ड लगा के आगे है, वो मेरा नेपाल में क्या एक कोई नहीं हो कॉन्फ्रेंस जाते हैं। और ना उसके ना नीचे टिकट आप का देखें, बात जो है वो अच्छा देखो एक डब्ल्यूएचओ बोर्ड है। नेक्स्ट। ना नेक्स्ट। प्लीज कोई म्यूट कीजिएगा। हम्म। तो ये आप देख रहे हैं तमाम लंदन में, ये आपका हॉलीवुड जहाँ पे है, लॉस एंजलिस में, वहां का फोटो है। तो मैं अपना देश दुनिया पूरी घूमी है। आगे चलिए, थोड़ा तेज करते हैं।
ये मेरी स्टोरी है जो मैंने आत्मकथा यादों का सफरनामा लिखी है, और अलग अलग जगहों को लोगों अलग अलग ये गडकरी साहब हैं जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको मैंने अपनी किताब भेंट की थी। और ऊपर जो है जहां मेरा हॉस्पिटल में इलाज हुआ था, वहां के कमांडेंट है ब्रिगेडियर साहब, उनको मैं किताब भेंट कर रहा हूँ। और ये मेरे मित्र हैं बॉम्बे में, उनको मैं, मेरे साथ थे, उनको मैं किताब भेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट। इस स्लाइड को छोड़ दें, आगे चलें। तो देखिए, ये तीन चीज आप समझिए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास, बहुत दिमाग है आपके पास, वो आपकी काबिलियत है, एबिलिटी है। मोटिवेशन ये है कि आप दूसरों के साथ किस तरह से पेश पाते हैं, आपके पास जो कुछ है वो आप दूसरों को कैसे दे पाते हैं, दूसरों के सहयोग से आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं, दूसरे आपको कितना पसंद करते हैं अपने बीच में। और तीसरा है कि अंदर से आपको क्या सेटिस्फेक्शन है कि मैं जिंदगी में ये कर पाया। तो देखिए, बहुत समझदार आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी कई बार जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता सिवाय अपने घोंसले में बैठा वो जिंदगी गुजार देता, कोई नहीं जानता। यहाँ मैं उदाहरण दूंगा। आपने नाम, ये जो गूगल के जो वो थे, या आप इन्फोसिस के उनको जानते हैं, सुधा मूर्ति और इन सब लोगों को। देखिए, ये लोग जब तक अपने काम में लगे रहे, अपनी जो चीजें थी उसी को बनाने में, उसी को करते रहे, तब तक उनको कोई, सब जानते थे भाई हाँ इन्फोसिस एक कंपनी है, उसमें मूर्ति साहब हैं काम कर रहे हैं। जब उन्होंने समाज के लिए काम करना शुरू, उस पैसे से उन्होंने स्कूल्स में जो बच्चे थे जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, उनको पढ़ाने में और तमाम तरह की सहायता करनी शुरू करी। देखिए, हम लोग, टाटा साहब अभी गुजरे हैं, रतन टाटा, अंबानी, तमाम करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन रतन टाटा का कोई मुकाबला नहीं। उनको जिस तरह से याद किया जाता है, उस तरह से हम बिरला या दूसरे ग्रुप्स को याद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सहायता में लगा दिया, और इसीलिए टाटा को हम लोग जानते हैं। तो यही बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अगर अपने से बाहर निकल के दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो जिंदगी अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी, और आप बहुत खुशी और संतोषपूर्ण जीवन जी पाएंगे मेरी तरह से। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। इसको भी छोड़ दीजिए, मैंने समझा दी ये बात, आगे चलिए। ये मोहम्मद भाई ने सबको बता दिया कि तमाम लोगों ने, ये राष्ट्रपति भवन पे मेरा पिक्चर है, ये एक संस्था मुझे वो कर रही है, ये बॉम्बे में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके एक जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो मुझे नवाज रहे हैं, और ये मेरा IBN 7 का अवार्ड है। यानी अगर आप काम करते हो तो समाज आपको बिल्कुल उस चीज को आपको पारितोषित करता है, उसको आपसे, आपको इनामों से नवाजता है, आपके काम को वो मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है उसका, समझा जाता है उस काम। नेक्स्ट। ये देखिए, ये भी है, कुछ मेरे साथियों को, ये मेरे पूरे क्लासमेट वही क्लासमेट हैं जो अभी फिर मिले थे। ये बीच में करीब 10 साल पहले मिले थे, और अब 50 साल बाद हम लोग स्कूल में इकट्ठे हुए, तमाम परिवार समेत। तो मैं समय समय पर सबसे मिलता जुलता रहता हूँ। ये मेरी, आपसे कहना नहीं चाहिए, सारी गर्लफ्रेंड्स हैं जो मौके मौके पे रही। यानी मैं साफ तौर पे कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। हम लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, अब यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा लगता है क्यों हमारी तरफ कोई देखेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, अच्छा अच्छा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, आप अच्छे एक इंसान होने चाहिए, एक बेहतर मददगार लोग होने चाहिए, अपने आप लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपसे मिलना जुलना और दोस्ती पसंद करते हैं, और कई बार शादी और ये सब भी जो है वो होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी में सब चीजें संभव है। नेक्स्ट। ये एक किताब है जो इंग्लिश, मतलब US की एक लेडी ने लिखी है, और उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा था, तो ये मैंने काम पूरा किया,
और ये यौन धारणीयता इस किताब का पूरा नाम है। और ये बहुत ही अच्छी किताब है, अमेज़न पे अवेलेबल है, कभी किसी को चाहिए हो तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी ये पुस्तक है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इसका पूरा ट्रांसलेशन हिंदी में कर पाया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इसी किताब के बारे में। ये आप देख रहे हैं कि तमाम मतलब ये अमेरिका में एक फोटो है, ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, ये स्विट्जरलैंड में है, ये जब सुष्मिता सेन वो बनी थी मिस यूनिवर्स तब की फोटो है, और ये मियामी बीच की फोटो है। यानी जीवन में कहीं भी कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा आनंद नहीं है जिसको मुझे देखने का और पूरा लुत्फ उठाने का मौका ना मिला हो या मैंने मौका छोड़ा हो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार देखा भी होगा। हम ये कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसे बनता है। सबसे पहले यानी आप कोई अगर काम भी करना चाहते हैं, कोई आपका उद्देश्य है, कोई गोल है, तो सबसे पहले आपका विचार उठता है कि भाई मुझे ये करना है। जब तक आप सोचेंगे नहीं किसी बारे में तो आगे बढ़ेंगे। और जब विचार जो है उससे फिर आपके जो फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो बनते हैं, भावनाएं बनती हैं, यार इस काम को जरूर करना है, आगे बढ़ना है। और फिर आपकी अप्रोच बनती है, आपका एटीट्यूड बनता है, और आप वैसे ही व्यक्ति बन जाते हैं। और आप जब आप एक अच्छा व्यक्तित्व धारण कर लेते हैं तो भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठते, डेस्टिनी के भरोसे नहीं बैठते। और देखिए, मैं अभी आजकल थोड़ा सा वैसे मैं यूं ही मेरा थोड़ा सा वो हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ज्योतिष शास्त्र की तरफ थोड़ा सा झुकाव हुआ। तो मैंने कुछ चीजें पढ़ी और उसमें बहुत अच्छी बात ये बताई गई कि जो भी मैंने 10% 90% वाली कही थी, केवल 12.5% ऐसी चीजें हैं जो पुराने जन्म से या उससे जुड़ी हुई हैं, जो हमारे हाथ में नहीं। बाकी का सारा जीवन हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। बात यह है कि आप अपना व्यक्तित्व कितना निखार पाते हैं अपनी सोच में, अपनी भावनाओं में, अपने एटीट्यूड में और अपने व्यवहार में। जब आप बदलाव लाएंगे तो अपने आप आपका व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा और आप भाग्य से आगे बढ़कर कर पाएंगे काम जिंदगी में। नेक्स्ट, ये तमाम पिक्चरें उसी तरह से हैं। नेक्स्ट चलिए, कोई एंड नहीं है, कन्याकुमारी हो, कहीं भी हो, घूमता रहा। अगला चलिए, नेक्स्ट भाई नेक्स्ट। ये तमाम आप देख रहे हैं, ये देवानंद का म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है। ये तमाम जिम कॉर्बेट पार्क है, वहां जीप में गए हुए हैं, जहाँ आप जानते हैं टाइगर रिजर्व है पूरा। तो ये बीएसएफ का बैंड पीछे चल रहा है, उसमें हिस्सा लिया, तमाम जगह। आगे चलिए, ये भी तमाम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है, वाघा बॉर्डर है। ये जापान में है, ये नेपाल में है ना। ये बोट में, नाव में बैठे हुए हैं सुंदरबन में। चलिए आगे। तो देखिए, यही एक बात है जिंदगी में कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। यानी जिंदगी में आपको सकारात्मक सोच रखनी है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है और जैसा मैं आज हूं उससे बेहतर करना है, और समाज के लिए कुछ करना है। अपने से अलग दूसरों के बारे में सोचना, केवल अपने तक महदूद या वो नहीं रहना। और हमेशा ये वाक्य रखिए कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। जब आप मैं कर सकता हूं की सोच रखते हैं तो आपकी भावनाएं भी उस तरह से डेवलप होती हैं और आप कुछ कर सकने के रास्ते तलाश करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा ये मेडिटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है, केवल ये है कि दिन में कम से कम 15 मिनट आप अपने लिए निकालें, एकांत में बैठें, चाहे वो चाय पिए या कुछ संगीत सुने या कुछ वो, यानी 15 मिनट जरा एक बिल्कुल शांत भाव से अपने बारे में सोचें कि भाई मैं कहाँ था, कहाँ हूँ, कहाँ जाना है। ये जरूर, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और कुछ नहीं है कि ये सांस लो और इस तरह से छोड़ो, या वो रेडियो के उस पे कोई संगीत चला के उसके साथ ओम सुनो, ये करो, सब बेकार की।
आप केवल अपने को वो 15 मिनट 2 दिन में 15 से 20 मिनट और रात को सोने से पहले एक बार जरूर सोचो कि भाई आज का दिन क्या रहा, क्या वो रहा, और सुबह जब उठो तो बिल्कुल तरोताजा और नए विचारों को जगह देके पूरा दिन शुरू करो। और जिंदगी में सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करें कि आज मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, ये काम करना है, ये उसके लिए ये करना है। इस तरह से जब आप जीवन की शुरुआत करते हो दिन की, तो दिन भर वो अपना, और दिन में अगर बहुत ज्यादा दिमाग वो होने लगे परेशान कि क्या हुआ, तो एकदम से थोड़ी देर के लिए अलग हट जाएं सबसे और 10 मिनट थोड़ा सा अलग शांत होके बैठें। आप देखेंगे कि दिमाग एकदम से शांत हो जाएगा और फिर आप आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट। तो यही के आखिर में मैं कहता हूं कि सम पीपल बिलीव लाइफ एंड्स आफ्टर पैरालिसिस। कुछ लोग ये मानते हैं कि जिंदगी में जब ऐसा कुछ हादसा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। और नीचे मैंने लिखा है अदर्स डिसएग्री। हमारे और आपके जैसे लोग जो हैं वो इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं रखते। हम लोग तो जिंदगी में देखिए, आप हाथी पे भी सवारी करी है, डांस चल रहा है, दोस्तों के साथ केक पार्टी हो रही है, नाव में घूम रहे हैं। ये मैं पहाड़ों पे केदारनाथ के दर्शन के लिए टोकरी में बैठा हुआ जा रहा हूँ। तो क्या नहीं संभव? सब कुछ संभव है। इसलिए लोगों से कुछ भी आपको किसी की बात सुन के वो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट भाई। खैर, ये बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब है कि जो कुछ भी आप जिंदगी में सीखते हैं उसको लोगों के साथ बांटना चाहिए। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि ज्ञान, खुशी, दुख बांटने से सब कुछ, सुख बढ़ता है, दुख घटता है, ज्ञान बढ़ता है बांटने से। जब आपसे मैं किसी किसी बात को बांटता हूं और मुझे लगता है कि यार ये चीज आज नहीं हुई, तो फिर मैं उसकी तैयारी करता हूँ कि कल उसने ये प्रश्न किया था, इसका मुझे वो ढूंढना है, तो ज्ञान में इजाफा हो। तो ये आप रखें कि जिंदगी में दो ही तीन बातें हैं। देखिए, मैं इतना कुछ केवल इसलिए कर पाया कि एक तो मैंने हौसला नहीं छोड़ा, एक अपनी सोच को बिल्कुल मजबूत रखा, और साथ ही साथ दूसरों के बारे में ज्यादा सोचा अपने से ज्यादा। और यही कुंजी है जिंदगी में आगे बढ़ने की। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक भरपूर जिंदगी जी है और जी रहा हूं। अभी फिर मैं अगस्त में यूएस जाऊंगा, अभी और फ्रांस में, यानी अभी मेरी 66 साल की उम्र हो गई और 21 साल में चोट लगी थी, यानी 45 साल मेरे को व्हील चेयर पे हो गए। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। देखिए, यहाँ मैं एक आपको छोटी सी कहानी जाते जाते सुनाना चाहता हूँ। एक बाज को आप जानते हैं, बाज जो पक्षी होता है, उसकी उम्र करीब 70 साल की होती है। 70 साल उम्र होती है उसकी। लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, साल के आखिरी सालों में उसकी चोंच बहुत बड़ी हो जाती है और वो उससे शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। उसके पंख चिपकने लगते हैं और ज्यादा उड़ पाने में वो नहीं रह जाता। और भी शरीर में कई बदलाव आते हैं जिनकी वजह से उसको लगता है कि अब ये मेरा बुढ़ापा आ गया और जीवन। लेकिन देखिए, वो बाज क्या करता है कि वो 3 महीने की छुट्टी लेता है जीवन से, और 3 महीने वो एकांतवास में जाता है और उस अपनी चोंच को पत्थर से रगड़ के तोड़ के नई चोंच बनाता है, तब उसको शार्प कर लेता है। जो बढ़ी हुई चोंच है उसको घिस देता है, और पंखों को, जो पंख उसके वैसे उनको झाड़ देता है, नोच नोच के निकलता है और नए पंख निकलते हैं। और आप ये लगा लीजिए, फिर वो अगले 30 साल फिर वही जीवन जीता है। हमारी आपकी जिंदगी में रिहेबिलिटेशन या ये जो वो स्किल्स हैं, यही है कि हम चाहे जिस स्थिति में हो, अपनी चोंच को बाज की तरह, अपनी स्किल्स को मजबूत करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने सोच का ध्यान रखें, और बिल्कुल कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैंने इतना कुछ किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे मैं आप सबको सबसे वाकिफ हूँ, चाहे शैलेश हैं और लोग हैं, हम जुड़े हुए हैं, सबने अपने अपने क्षेत्र में वो कर रखा है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं अकेला ऐसा हूँ। सब साथी हैं जिन्होंने सब कुछ कर रखा, और मैं सब चीजों को, सबको बड़ी सराहना करता हूँ कि लोग अपने बिल्कुल मजबूत दिल से, अच्छे दिल से लगे हुए हैं, जिंदगी में काम कर रहे हैं। और भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जब भी मेरी कोई जरूरत हो मैं हाजिर रहूंगा। और सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिंदगी में आप लोग एक सफल
तौर पर पूरे आनंद के साथ जिंदगी को एक जिए और पूरा करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सर, अगर आप अनुमति दें तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लें या समाप्त कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ओके। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस करिए आप लोग, तो हम लोग आपका क्वेश्चन लेंगे। पूछिए भाई। एनीवन? जी, सुनील जी, आप पूछ सकते हैं सवाल। माइक अनम्यूट करके आप सवाल अपना पूछ। जी सर। पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने हमको इतना समय दिया उसके लिए। नहीं नहीं, और समय आप लोग का है। बताइए क्या और पूछना चाहिए। सवाल सवाल सिर्फ मन में एक यही है कि जैसे हम लोग एक छोटे से गांव के हैं, गांव से निकल के बाहर तक की जो यात्रा है, सपने हमारे भी हैं और जो कुछ सोए हुए थे वो आज और जाग गए हैं, है ना। तो यही कि एक हम भी ऐसा, जैसे ऑलरेडी जीवन शैली हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अ, कि किस तरीके से आपने देश विदेश की यात्रा स्टार्ट करी और लोगों की मदद कैसे शुरू करी, और उसके लिए अब हम लोग किस तरीके से, जरूरी यही काम हम हमारी फील्ड में भी जो कर रहे हैं, लोगों की मदद, तो उसमें और अच्छा कैसे कर पाए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको जो तुलना करनी है, हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हमको अपने आप से तुलना करनी है कि हम कल कहाँ थे और कल हमको कहाँ पहुंचना है। यानी बेहतर, हर दिन अपनी बेहतरी करनी है। कोई दूसरा क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमको वो नहीं होना चाहिए। देखिए, अब तो हम लोग को चलो चोट लग गई है। अभी जो मेरे 9 10 साथी स्कूल गए थे, उसमें एक मेजर जनरल था, एक ब्रिगेडियर था, एक कर्नल था, एक जीएम था। अब मैं अगर ये सोचूं कि यार मैं जिंदगी में मेजर जनरल नहीं बन पाया, ये ठीक होता तो ब्रिगेडियर बन जाता या ये करता, तो वो मेरे लिए सोच नहीं। वो लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने अपनी स्थिति में रहते हुए तमाम वो किया। तो मुझे दूसरों से, हमको अपना, देखिए, आप कहाँ रह रहे हैं, परिवार में आप कौन हैं, आपके साथी कौन हैं, ये आपको मालूम है, वो मुझे नहीं मालूम। आपकी परिस्थिति में क्या चीजें संभव है और उसको कैसे किया जाएगा, उसको आप सोच पाएंगे। बट जैसा मैंने कहा कि भाई, एक होता है कि भाई हम लोग सब लोग जैसे कहते हैं कि भाई लोग सबको तेंदुलकर बनना है, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। हमको ये देखना कि भाई हम क्या बन सकते हैं, हमारा क्या वो है। आप अगर आम जनता को भी देखें जिनको चोट नहीं लगी है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई, हर आदमी अंबानी बन जा रहा है या हर आदमी पहाड़ पे चढ़ जा रहा है, एवरेस्ट फतेह कर रहा है। सब अपने अपने। बात यह है कि जो जीवन आपको मिला है, उसको आप कैसे बेहतर से बेहतर जी सके कि आपको कोई परेशानी ना हो, रोजमर्रा की कोई ऐसी, रोज रोज हॉस्पिटल ना जाना पड़े, अपने काम खुद कर सकें, दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें, और उसके साथ साथ आप दूसरों का कुछ काम आ सके। और देखिए, आप अगर जैसे आपने कहा भाई बाहर जाना, घूमना फिरना, वो भी आप बना सकते हो। भाई साल में आप जैसे स्कीम्स बनाई जाती है कि भाई हम साल में थोड़ा थोड़ा पैसे करके जोड़ते हैं। आप विश्वास करो, विदेशी जो हैं, ज्यादातर लोग क्या है कि उनके पास बहुत पैसे नहीं होते। अगर आप कभी उनसे मिलोगे तो लेकिन वो साल में एक उन्होंने वो बना रखा कि भाई इस साल हमको इस जगह जाना है और उसके लिए बचत करनी है। और वहां से लौटने के बाद उनकी जेब खाली हो जाती है, वो फिर कमाना शुरू करते हैं। कहने का मेरा मतलब कि आपको अपना, जो आपकी कंडीशन है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसा आपके पास सपोर्ट है, उसके हिसाब से आप अपनी जिंदगी के गोल बनाइए। क्योंकि अगर आप ऐसे गोल बना लें जिनको पाना मुश्किल है, तो फिर वो आपको अननेसेसरी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा दिमाग पे, आपकी सोच वो होगी और वो होगा। तो चीजों को और मैं ये नहीं कहता कि इंसान कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन हर चीज एक एक सीढ़ी करके चढ़ा जाता है। आप कूद के जो है वो पहली मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। मुझे 45 साल लगे हैं, तो आप ये सोचो, मैं एक स्टूडेंट था जब चोट लगी थी। कैसे धीरे धीरे मैंने चीजों को समझा, कैसे प्लान किया, क्या चीजें सीखी, वो
चीजें सीखी, भाई कैसे पैसे का कोई जरिया नहीं था, पैसे कमाना कैसे करना है, वो सब तमाम चीजों पे। और मैंने पढ़ाई में एमएससी कर रहा था केमिस्ट्री में, वो मैं कर नहीं सकता था, तो मैंने काउंसलिंग की ट्रेनिंग ली, तो जो जिससे कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करके उस हिसाब से काम को कर पाया। तो आपको अपनी परिस्थिति, अपने जो वातावरण है, जो आपके पास सपोर्ट है, उस हिसाब से आपको अपने उद्देश्य और गोल बनाना। बिल्कुल। थैंक यू सर। और किसी का सवाल हो तो एक लास्ट सवाल हम लोग लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया। जी। एनीवन? शायद से कोई नहीं पूछेगा सारिन। तो शैलेश भैया को हम बोलते हैं कि वो कुछ बोलेंगे इस बारे में। ठीक है। और देखिए अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा सभी से। जैसे कि शिवजी सर ने अभी हमें कुछ वक्त पहले बोला था कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका हमें हमेशा मतलब उसको कैश में तब्दील करना है ना। तो आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी या मिली है कि हम बेझिझक शिवजी सर से बात कर सकते थे, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं, है ना। तो सभी ने इस बात को ध्यान में रखना है कि आप गौर से सुनिए कि कौन क्या बोल रहा है। जितना गौर से सुनेंगे उतना आप गहराइयों में जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो उसी को कि सर ने बोला था कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें सिर्फ उसको कैश में तब्दील करना होता है। अगर किसी के मन में सवाल था तो पूछना था, है ना। तो ठीक है, हम अपने फाइनल। चलिए ऐसा करिएगा कि मेरा नंबर और कुछ लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कई बार लोग हाँ हाँ पब्लिक में नहीं पूछ पाते हैं, तो लोग हाँ, हो मुझे लिख सकता है। सकते हैं या मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। मैं जरूर उन सबके सवालों का जवाब और जो भी मुझसे मार्गदर्शन बन पड़ेगा जरूर करूंगा। ठीक। थैंक यू सर। और बहुत मैं शुक्रिया। शैलेश भैया को विनती करता हूँ कि वो कुछ बोले इस प्रोग्राम को के बारे में, और फिर बाद में तो सारी में ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ खास नहीं, बट हम भी लगभग बहुत सालों ऐसे ही कम्युनिटी के लिए काम किए हैं और करते आ रहे थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बट बहुत सारे लोग बोले हैं कि आप नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं। तो उतार चढ़ाव जैसे सर बताए कि लाइफ में आते रहता है। तो एक पहल शुरुआत किए हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट कुछ हटके किया जाए। तो इसीलिए हम जी लोग ने जी इसका जी। नाम जीवन शैली रखे हैं। और हम चाहते हैं हाँ कि जितने भी इंडिया में एक अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बट अच्छे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। तो इसी मुहिम से बिल्कुल हमने बिल्कुल। शुरुआत की है और इसका नाम भी रखे हैं जीने की राह। तो हम जी चाहते हैं जी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी बहुत, अगर हम एक मंच पे आए और अपनी एबिलिटी और अपनी जो अनुभव और तजुर्बा को अगर लोगों के बीच में साझा करें, तो हम कहते हैं एक अच्छा समाज घर बैठे लोगों को दे सकते हैं। जो कि आज के समय में डिजिटल मोबाइल आ गया, बहुत कुछ। अगर हम सर का स्टोरी, आपकी कंडीशन तो आसमान पाताल का फर्क है। तो उस दौर में सर ने अपने आप को कैसे संभालें, और इस तरह अभी इतना सोशल मीडिया एक्टिव होने से दो चीज हमें दिख रहा है। एक तो नेगेटिव चीज भी मिल रहा है, एक पॉजिटिव चीज मिल रहा है। मगर ये चीज हम देखें कि ज्यादातर नेगेटिव में गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग से बात किए हैं, लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को लाइव टच किए हैं। तो सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत सारा आता रहता है, और उनका कुछ न कुछ गलत, मतलब उसमें बोल सकते हैं कि हर एक पर्सन का एबिलिटी अलग है, लेवल ऑफ इंजीनियर अलग है, मगर वो अच्छे दृष्टिकोण से सोच के करते हैं, मगर उनकी और भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जैसे एचओ हो गया, जी। हिप प्रॉब्लम और अदर अदर प्रॉब्लम भी होता है। अच्छा तो हाँ। एक ऐसी मतलब जीवन शैली, एक ऐसा प्यार हो, वो सिर्फ शैलेश के माध्यम से नहीं हो सकता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जीवन शैली, एक वॉलेंटियर बेसिक प्रोग्राम है। इसमें जितने भी ऐसे जी जी। पर्सन, लोग एक टीम बना हुआ है, एक टीम वर्क कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं आपके द्वारा और आपके माने गाइडलाइन में हम लोग इसको और बेहतर कर पाए। और इसके ऊपर थोड़ा सा जरूर हमें जरूर मतलब ध्यान केंद्रित कीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर कर पाए। और बस इतना ही। जरूर थैंक यू। जरूर। मैंने कोरोना के दौरान एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, खास तौर पे ये अपने चीजों के, मैंने ब्लैडर बावल इन सब चीज, और मैं उसको आपको जो वर्ड में है, जो डिजिटल है, कॉपी उसकी आपको भेज दूंगा। तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे कैसे अपनी संभाल इन तमाम चीजों की करनी है, क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखी है और कई जगह से कॉपी करके वो कुछ लोगों ने वेस्टर्न तरीके, पश्चिमी जो सभ्यता है उसके हिसाब से लिखी है।
लेकिन मैंने बिल्कुल अपने जो हमारा समाज है, जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की इनकम वाले लोग हैं, वो कैसे अपनी देखभाल करें उस पर लिखी है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप अपने जीवन शैली के सारे साथियों के साथ वितरित कर सकते हैं। वो डिजिटल है तो व्हाट्सएप पे चली जाएगी, सब लोग कोई भी उसको पढ़ सकते श्योर सर, थैंक यू सर, हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और होप थैंक यू आशा सर। अब हम करते रहेंगे और हम लोग बेहतर और भी कर सकते हैं। ये सर कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल। सर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं कि आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद कि आप आए और अपने थैंक यू। अनुभव, विचार और संघर्षों को इतने अच्छे तरीके से और प्रेरणा के साथ हम हमारे साथ साझा किया। और क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। आज इन पंक्तियों के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और ये पंक्तियां न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा हो सकती हैं जो अपने सपनों पर अडिग रहना चाहता है। और एक बार पुनः पूरी जीवन शैली की टीम की तरफ से आपका दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।